Welcome to Minerva Classes Khagadia. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes Khagadia. हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यथाशीघ्र सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उसको अवेलेबल करा दें आप लोगों के बीच में। उसी कड़ी में आज एक नए सेगमेंट के साथ 7 जनवरी 2022 का सीडीपी के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फील करते हैं, जो उसमें कमी पाते हैं, उसके बारे में फीडबैक जरूर दें ताकि हम अपने क्वालिटी को और इनहांस कर सकें। एक चीज और यदि आप मेंशन कर सकें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, तो यह भी एक अच्छा फीडबैक होता है कि हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं, कहां तक स्टूडेंट की हेल्प कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी क्लास बाइलिंगुअल में देने की और जहां तक पॉसिबल हो वहां के स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें और आगामी सीटेट के एग्जाम में वो बेहतर मार्क्स अचीव कर सकें। तो आइए देखते हैं आज 7 जनवरी 2022 का सीडीपी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। इसके पीछे लॉजिक या तर्क दिया जा रहा है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई एक बच्चा है जो 11 महीने में चलना सीख लेता है जबकि दूसरा बच्चा उसी चलने को सीखने में 15 महीने का वक्त लेता है। अर्थात विकास की जो गति होती है वह डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चाइल्ड में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ होती है। तरीका एक होता है लेकिन उसकी मात्रा, उसकी गति अलग अलग होती है और उसी का तर्क दिया गया है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। भिन्न भिन्न दर यानी स्पीड जो होगा, जो डेवलपमेंट का स्पीड होगा, वह स्पीड डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट पीपल में। तो ए और आर दोनों सही है और सही से एक्सप्लेनेशन भी है ए का आर के द्वारा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विकास मुख्यतः 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है आनुवांशिक और दूसरा होता है वातावरण। आनुवांशिक उसे अपने माता पिता और पूर्वजों से, जबकि वातावरण में कई फैक्टर होते हैं जैसे भौतिक वातावरण कि वहां की जलवायु कैसी है, समाज कैसा है, संस्कृति कैसी है और अधिगम का भी प्रभाव पड़ता है। मीडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो निश्चित तौर पे इसके जो आंसर होंगे आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण और समाज संस्कृति भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए बी सी 1 2 3 डी में तीनों विकल्प है तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक बिलीव प्ले blossoms and supports all aspect of psychological development.
यह कुछ वर्ड होना चाहिए। दूसरा, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू करता है, खेलता है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। देखिए यहां पे संज्ञानात्मक विकास है और यहां पर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, दोनों दो वर्ड है। आई होप कि या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अलग है और संज्ञानात्मक विकास अलग है, दोनों दो टर्म है। तो मैं मान लेता हूं, दोनों को मिक्स करके मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रतीकात्मक खेल की। प्रतीकात्मक खेल के लिए एक वर्ड आप जान लीजिए, इमेज फॉर्मेशन। इसे हिंदी में प्रतिमूर्ति निर्माण कहते हैं। प्रतिमूर्ति निर्माण या बिंब रचना या प्रतिबिंब रचना। इसके लिए पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की समयावधि को निर्धारित किया है और इसे कहा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यदि पियाजे की थ्योरी की बात करें। बट क्वेश्चन कुछ और है, अब इससे इसको कनेक्ट करेंगे। जब बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की चर्चा हो और शैशवावस्था भी दिया रहे, अब इसको 0 से 2 साल मान लें। प्रारंभिक बाल्यावस्था को आप 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष, और जो मध्य बाल्यावस्था होगा आप मोटा मोटी 5 से 7 या 8 तक मान के चल सकते हैं। आपको लग रहा है कि प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक, किस फेज में होगा। यहां पे 2 से 7 वर्ष है पियाजे के हिसाब से और यहां पर 2 से 6 वर्ष है सामान्य तौर पे। तो निश्चित तौर पे यह वही दौर है जिस दौर में कि प्रतीकात्मक खेल बच्चा खेलना शुरू करता है। जैसे क्या करता है, वो किसी गुड़िया को अपना भाई समझ लेता है या सूरज वगैरह को कुछ और कहता है या चंदा को मामा कह देता है, अर्थात एक प्रतीक के रूप में वह उसको मानना शुरू कर देता है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्री चाइल्डहुड फेज। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है। परिवार प्राइमरी है, धार्मिक संस्थान द्वितीयक है, मीडिया द्वितीयक है, किताब द्वितीयक है। तो आपके आंसर हो जाएंगे परिवार। परिवार आपका प्राइमरी है और परिवार के अलावा जो कुछ भी मिले, परिवार में क्या क्या आ जाएगा, परिवार में माँ बाप, अभिभावक वगैरह जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसको छोड़ करके बाहर के जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे सब के सब द्वितीयक फैक्टर या कारक होंगे सामाजिकरण के। तो 4 का आंसर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पानी की मात्रा समान रहती है ऐसा वह नहीं सोच पाती है। पहले एक लंबे बर्तन में पानी की कुछ मात्रा होती है, कोई गिलास वगैरह होता है, उसमें सपोज 500 ml पानी है इसमें, और इसी को बाद में एक दूसरे पात्र में दे दिया जाता है चौड़े बर्तन में। अब इसमें भी 500 ml पानी है, लेकिन
बच्चा ऐसा नहीं सोच पा रहा या नहीं सोच पा रही है, वो लड़की जो भी है, बच्ची है, कि इस लंबे बर्तन में जो नैरो गिलास था इसमें 500 और ये जो थोड़ा वाइडन है इसमें भी 500, अर्थात इसमें कौन सा गुण नहीं है, तो इसमें पलटावी गुण नहीं है, रिवर्स करने की उसमें एबिलिटी नहीं है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है उसमें, वह रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पा रही है। तो निश्चित तौर पे प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यही हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अर्थात जो टारगेट दिया जाए, टारगेट के अकॉर्डिंग टू जब बच्चा बिहेवियर करता है, ये 2 से 7 साल में होता है। जैसा टारगेट होता है वैसा व्यवहार करता है। वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब सिंबल का भी यूज नहीं कर पाएगा तब तो सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। जब प्रतीक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, प्रतीक का इस्तेमाल करना शुरू करता है 2 से 7 में, वह नकल नहीं कर सकता, इमिटेशन भी नहीं कर पा रहा, ये सब इससे मैच नहीं खा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके जो उत्तर होंगे 5 का वह ए आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव, इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। स्कीमा शब्द पियाजे का है, इन्होंने कहा है कि ज्ञान के संगठन को स्कीमा कहते हैं। सांस्कृतिक उपकरण पियाजे के थ्योरी का हिस्सा है, इन्होंने 3 शब्द सुझाए हैं, एक समाज, एक संस्कृति और एक भाषा। इन तीनों शब्द को गौर से देख लीजिए, यह हिस्सा है किसका? लेव वाइगोत्स्की का। उन्होंने कहा कि हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो भी संरचनाएं बनी हैं या जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉग्निशन का, या फिर हम जो भी सोच पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा चेंजेस या बदलाव जो होते हैं वो होते हैं सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। सांस्कृतिक उपकरण क्या होंगे? कल्चरल टूल्स क्या होंगे? सोसाइटी में होने वाला जो कुछ भी इवेंट है, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, हम समाज में जिस भी तरीके से कुछ सीखते हैं, वो सारे उपकरण सांस्कृतिक उपकरण कहलाएंगे। विवाह एक सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आएगा, विद्यालय सांस्कृतिक उपकरण के आएगा, बातचीत किसी भी तरीके से सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आएगा, मेला सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आएगा। हम कहीं भी कोई गतिविधि करते हैं, सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ही होता है निश्चित तौर पे, इसलिए 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक उपकरण। और इनाम वगैरह एक तरह से पुनर्बलन, री इन्फोर्समेंट की बात करता है, तो इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? हमने अभी अभी आपको कहा था कि समाज, संस्कृति और भाषा। परिपक्वता नहीं, बिल्कुल नहीं। गैसेल ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, सिर्फ इतना जानिए। ज्ञान के संगठन को स्कीमा कहते हैं, और संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, ये क्या होता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों को जोड़ने वाली रेखा है, इसी को क्या कहते हैं? संतुलन या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो ये पियाजे से रिलेटेड हो जाएगा। ज्ञान की संरचना को ज्ञान के संगठन को स्कीमा कहते हैं पियाजे के हिसाब से। बाकी इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा का जिक्र किया है, तो 7 का आंसर हो जाएगा भाषा। इन्होंने कहा है कि भाषा बच्चा पहले सीखता है और विचार बाद में आते हैं। विचार यानी कि संज्ञानात्मकता बाद में आती है, पहले लैंग्वेज आता है और बाद में दोनों एक साथ गतिशील हो जाते हैं, अर्थात भाषा और विचार दोनों साथ साथ अनुगमन करना शुरू कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
समूहों में चर्चा करना, डिस्कशन इन ग्रुप्स, और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा, पाठ्य पुस्तक के लिए केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी का कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। आप दो चीज कर रहे हैं, आप समूह में चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना वो काफी पॉजिटिव है, सकारात्मक अर्थात सहयोगात्मक है। तो निश्चित तौर पे यह प्रगतिशील कक्षा का एग्जाम्पल है। प्रगतिशील कक्षा में क्या क्या होता है? कक्षा जो है वह लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक कक्षा होगी, सीसीएल होगा, सक्रिय होगा कौन? स्टूडेंट, और टीचर जो होंगे सहयोगकर्ता की भूमिका में होंगे। ये कुछ बातें होती है और बिना किसी भेदभाव के, यानी भेदभाव रहित ऐसी बातें होंगी तो क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कक्षा हो जाएगी। 8 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, सीसीएल पैटर्न वाला क्लास, सीसीएल चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्लासरूम। इसमें क्या होगा? अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं। बच्चे स्वयं ही ज्यादा सीखते हैं एक्टिव होकर के। ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, बिल्कुल सही। कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, ऐसा तो व्यवहारवादी कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे और अनुकरण अनुसरण करेंगे तो निश्चित तौर पे वह बाल केंद्रित कक्षा नहीं होगा। बाल केंद्रित का मतलब ही होता है सेंटर में स्टूडेंट होगा। टीचर पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। स्टूडेंट जिस तरीके से पढ़ना चाहेगा उसके लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उपागम या अप्रोचेस अपनाए जाएंगे। टेलम भी अलग अलग तरीके का होगा और किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं जब बाल केंद्रित कक्षा की बात होती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोहलवर के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? दो शब्द याद रखिएगा, एक हो जाए आपको मानवाधिकार, एक मानवाधिकार, और एक शब्द आपको हो जाए स्वयं चुनना या निर्णय लेना, निर्णय करना। ये दोनों शब्द जब आ जाए तो याद रखिएगा वह हिस्सा होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का। अच्छा लड़का अच्छी लड़की कब होता है? जब एक बच्चा समाज का अप्रिसिएशन चाहता है, उसे लगता है कि समाज से कुछ न कुछ उसे चाहिए, तब। इसलिए यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक अनुबंध अर्थात समाज एक निश्चित नियम के हिसाब से चलता है और जब मनुष्य को लगने लगता है कि उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है तो अपनी जरूरत के हिसाब से उसे बदल लेता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है कि समाज एक निश्चित व्यवस्था से चल रहा होता है और उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, हम चाह के भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तब वहां बातें होती है सामाजिक व्यवस्था के। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है या वह करिकुलम है, तौर तरीका है जिसमें व्यक्ति सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। वो अपनी इच्छा अनिच्छा के लिए नहीं करता है बल्कि समाज के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी या फिर अपने कंट्री के बेटरमेंट के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। जैसे जो भी पैट्रियोटिक्स होते हैं निश्चित तौर पे उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं।
75% लोग इस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते हैं, मात्र 25% यहां तक एक्सेस कर पाते हैं, ओनली 25% एक्सेस कर पाते हैं और 75% एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखेंगे जहां भी इन शब्दों को देखें, एक तो मानवाधिकार की बात हो और दूसरा निर्णय स्वयं लिया जाए या चुना जाए, तो क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने, उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। देखिए, प्रकृतिवादी में पेड़ पहाड़ के बारे में हमें जानकारी होती है, प्रकृति के बारे में जानकारी होती है। अंतर व्यक्तिक में हम दूसरों के बारे में जानते हैं, और जो अंतर व्यक्ति होता है स्वयं के बारे में। स्थानिक में आप स्थान का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो थ्योरी हमने कई बार बोला है P2L2 MBS, और कैसे पकड़ेंगे, तो एक वर्ड होगा इंटर, एक होगा इंट्रा। जहां इंट्रा लगा रहे वह होता है स्वयं के लिए, और जहां इंटर लगा होता है वह दूसरों के लिए। याद रखिएगा, दूसरों के लिए। कैसे याद रखेंगे इस दोनों को, एक वर्ड याद रखिए इंटरफेयर। हमारे किसी चीज में इंटरफेयर कौन करता है, तो बाहर से कोई लोग, अर्थात दूसरे कोई इंटरफेयर करते हैं। तो इंटरफेयर से इंटर वर्ड याद रखिए, जहां भी इंटर लगा होगा वह दूसरे के शक्ति, दूसरे की रिक्ति, दूसरे की कमी, दूसरे के गुण अवगुण के बारे में हमें पता होगा। यदि ऐसी बात है तो हमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। और इसने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक इकाई ना होकर कई इकाइयों का एक संगठन है। इंटेलिजेंस इज द यूनियन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ और मेनी यूनियंस। आप इसको याद रखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, तो दूसरे के बारे में, इसलिए इंटरपर्सनल या अंतरवैयक्तिक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। देखिए, बच्चे अमूमन 6 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं। अभी जो नेप का नया नियम आया है ना, वो 1 to 5 के लिए, प्राइमरी के लिए इसने 2 लेवल पे बांटा है। एक तो 3 से 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी, यानी प्राथमिक विद्यालय से पहले की बात है, और फिर 6 से 8 साल तक क्लास 1 प्लस क्लास 2 के लिए, और 8 से 11 साल का जो है इसको इन्होंने बांटा है क्लास 3, 4 और 5 के लिए। तो मोटा मोटी इसको 2 चरण में बांटा है, एक बुनियादी स्तर और एक प्राथमिक स्तर, 2 चरण में। इसको बुनियादी मान लिया है दोनों को, तो इसको बुनियादी मान लिया गया है, और 8 से 11 वाले को माना गया है आपको आरंभिक, प्राथमिक चरण, प्राथमिक। तो बच्चे जब इसमें प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, आप उन्हें छूट दीजिए मातृभाषा में बोलने की, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा अभिव्यक्त नहीं करेगा तो अपनी भावनाओं को बताएगा कैसे। तो यह सही है, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर जुर्माना लगाना चाहिए, आपके स्कूल बंद हो जाएंगे यदि ऐसी बात आप करेंगे तो। ना तो यह मानवीय दृष्टिकोण से सही है और ना ही कानूनन यह उचित है। तो बी ऑप्शन गलत है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। यदि ऐसी गलती करेंगे तो आपके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्लास 1 to 5, मैं मातृभाषा की बात कर लूं तो क्लास 1 to 5 पूरे इंडिया के लिए नेप 2020 ने रूल बनाया है
कि आपको मदर टंग यानी मातृभाषा में, कम से कम मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है, मिनिमम एटलीस्ट एट द क्लास ऑफ 1 to 5 यहां तक। और इसके बाद यदि पॉसिबल हो तो अपर प्राइमरी यानी 6 to 8, और उसके बाद भी आप मातृभाषा में अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट 1 to 5 तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत होगा। उन्हें माता पिता उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बच्चे का विकास बेहतर होगा, भाषाई विकास, कब? जब वे इंटरेक्ट करेंगे अपने मदर टंग में, तो यह भी गलत होगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे ए नंबर, कि मातृभाषा में बोलने की उन्हें अनुमति दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? निश्चित तौर पे आप बांट रहे हैं, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। लड़का है तो आप कार दे रहे हैं, यांत्रिक ब्लॉक दे रहे हैं, जिनसे लिंग विभेदन को मजबूती मिल रही है। और लड़की है तो उसे चित्रकारी वाली चीज दे रहे हैं, या फिर जो आप सामाजिक ढांचे में शामिल कर चुके हैं कि ये तो लड़कियों के लिए ही होता है, चित्रकारी गुड़िया वगैरह दे रहे हैं। तो आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? जेंडर स्थिरता बिल्कुल नहीं, जेंडर समता नहीं, जेंडर पक्षपात तो हो रही है, सबसे ज्यादा यही हो रही, जेंडर पक्षपात ही हो रही है। जेंडर सशक्तिकरण 100% रॉन्ग, आपका जेंडर पक्षपात हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं ना, जेंडर वाइज्ड की बात कर रहे हैं, जेंडर प्रीजाइज्ड की बात कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात, पैर्टिलिटी कर रहे हैं आप। 13 का सी हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक शिक्षिका को बच्चों को अपने से बात करने, व्यक्तिगत बात को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? बच्चा खुद से बात करता है, अपने आप से बात करने। देखिए दोनों ने, पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा खुद से बात करता है, और वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि बच्चा खुद से बात कर, वाइगोत्स्की। अंतर क्या है? पियाजे ने कहा है कि बच्चा अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक टॉक करता है, अहम केंद्रित वार्ता करता है। और वाइगोत्स्की ने कहा यह उसका निजी या प्राइवेट स्पीच होता है, व्यक्तिगत वार्ता, दोनों ने कहा है। तो इसको इनकरेज करिए, उसे हतोत्साहित करना चाहिए, गलत है, क्योंकि यह आत्मकेंद्रिता को बढ़ाता है। नहीं, अभी वो उम्र ही है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होगा, बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो ईगोसेंट्रिक तो होगा ही होगा। बच्चा जैसे अपने कॉग्निशन को डेवलप करेगा, वह क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ेगा, आत्मकेंद्रित से वह विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ेगा, हर चीज को एनालिसिस करके देखेगा। तो यह ऑप्शन गलत है, हतोत्साहित नहीं करना है किसी भी वजह से, यह गलत है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वनियमन सुशासित हो, बिल्कुल सही। निश्चित तौर पे इसको इनकरेज किया जाना चाहिए, इसलिए इनकरेज किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट कर लेता है। अर्थात इससे क्या होता है कि बच्चे को पता होता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे अधिगम में क्या कमी है और उस कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो यह आपका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है। इसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इस वजह से कि शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मुझे तो लग रहा है कि शिक्षक हमेशा से अपनी जिम्मेदारी के साथ ही रहते हैं। निश्चित तौर पर यह बच्चे को हेल्पफुल होगा, बट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। इस हिसाब से यह ऑप्शन भी आपका गलत है। 14 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्लास में, क्यों करते हैं, क्या वजह है? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। टेस्ट हमारा टारगेट नहीं होता है।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे टीचर पूछेंगे बच्चों से क्वेश्चन, बच्चा तो पूछते ही पूछते हैं, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना है। आप क्यों पूछ रहे हैं? उनका परीक्षण करना, टेस्ट लेना है, नहीं, यह हमारा टारगेट नहीं होता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। बिल्कुल, दोनों टर्म को समझ लीजिए कि विश्लेषणात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न जिसके कई पार्ट होंगे, छोटे छोटे अवयव एलिमेंट होंगे, और बच्चा से जब विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चा अपसारी चिंतन करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, इससे उसके ज्ञान को मजबूती मिलेगी। और यहां पर स्पष्ट लिख ही दिया गया है समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग, कहीं कहीं होगा मेंशन। समालोचनात्मक चिंतन का अभिप्राय होता है कि जब बच्चा स्वयं से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुण या अवगुण के बारे में चिंतन करना शुरू कर दे, उसके बारे में अनुमान अच्छे से लगाना शुरू कर दे, अर्थात अपसारी चिंतन की ओर अच्छे से अग्रसर हो जाए, तो वह समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। तो दोनों वर्ड आप समझ चुके होंगे और हिसाब से यह ऑप्शन आपका सही है, यह ऑप्शन सही नहीं है। आते हैं सी नंबर पे, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, सही बात है, इनकरेज करना चाहिए, यह भी सही है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, यह भी सही है। क्वेश्चंस दैट प्रमोट एनालिसिस एंड एप्लीकेशन फोस्टर हायर ऑर्डर थिंकिंग, यह गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सही, देखिए, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, यह भी सही है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वेश्चनिंग इन द क्लास, सॉरी नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, नॉट करेक्ट। हमने गौर नहीं किया, अंतिम में आकर के नहीं है, तो यह भी सही है और यह भी सही है। यहां पर कम या ज्यादा सही की बात नहीं हो रही है, सीधे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो टेस्ट बेस्ड टारगेट लेकर के क्वेश्चन करना सही नहीं है। यह भी सही है कि उससे क्या होगा, हायर थिंकिंग के लिए उसे एक बैकग्राउंड मिलेगा, एक पृष्ठभूमि तैयार होगी, तो बच्चे और बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, और ना केवल सोचेंगे, विवेचन करेंगे, अपितु वो इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। अनुप्रयोग पर आधारित होंगे तो बाद में अनुप्रयोग भी कर सकेंगे। तो आपके आंसर हो जाएंगे ए नंबर। निगेटिव क्वेश्चन याद रखिएगा। 16 नंबर, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? समझ लीजिए समावेशी शिक्षा क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी भी जाति, धर्म, मजहब, अमीर, गरीब, अभिवंचित वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, अधिगम नियोग्यता वाले बालक अर्थात डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिप्रेक्सिया या एडीएचडी या एसडी, किसी भी तरीके की परेशानी से बच्चे सफर्ड हों, सारे बच्चों को एक साथ लेना है बिना भेदभाव के, और सामान्य कक्षा में समतामूलक शिक्षा को लागू करते हुए पढ़ाना है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को कहा जाएगा समावेशी शिक्षा, अर्थात सबको शामिल करिए इसमें। कंपटीशन की भावना को इंकरेज नहीं करना है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन यहां लिखा है अनम्य स्कूल, फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड स्कूल कैलेंडर, ये हाफ पार्ट गलत कर दिया आपका। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास नहीं होना चाहिए, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये गलत है। यहां नीड्स है तो आवास को आवश्यकता कर लीजिए। आवश्यकता या व्यवस्था कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। आप इसको आवास नहीं, व्यवस्था। देखिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवस्था, स्टूडेंट की नीड जैसी होगी आप उसके हिसाब से अरेंजमेंट करें, ना कि आपको टीचर या स्कूल के हिसाब से करनी है। तो समावेशी शिक्षा क्या होगा, स्टूडेंट के लिए होगा और स्टूडेंट की जरूरतों के हिसाब से होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, आप क्या कर रहे हैं ना, हाथ से आंख का तालमेल यानी आई कांटेक्ट हाथ के साथ आपको कंबाइन करना है, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए, एक चीज होता है डिस्प्रैक्सिया, आप समझ लीजिए। डिस्प्रैक्सिया मांसपेशीय विकार है। इसमें हाथ और आपकी जो आंख है इसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कंपन होता है। और जब कंपन होता है तो जहां हाथ रख करके हम लिखना चाह रहे हैं, हमारी दृष्टि, हमारी नजर वहां पे स्थिर नहीं होती है। इसका परिणाम क्या होता है, हम लिखना कहीं चाह रहे हैं, लिखाता कहीं है, लिखना कहीं चाह रहे हैं, देख कहीं और होते हैं, और हाथ में ट्रैम्बलिंग भी होती है, हाथ कांपता है। तो निश्चित तौर पे जो प्रॉब्लम है ना कि हाथ और आंख में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, यह डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम है, गति समन्वय वैफल्य है। आपके आंसर डी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं बाकी तीनों ऑप्शन को। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी परेशानी, जोड़ घटाव गुना भाग, मैथ के ऑपरेशंस करने में परेशानी होगी। डिसलैक्सिया, इसको पढ़ने में परेशानी होगी। और डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी, राइटिंग संबंधी परेशानी होती है, लिखने की परेशानी होती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड है या विजुअली इंपेयर्ड है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए, आंख से देख नहीं सकता है, आप क्या दे रहे हैं, बी नंबर, हस्त लिखित नोट्स दे रहे हैं, पढ़ पाएगा बच्चा, नहीं ना। पढ़ने के लिए क्या दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड दे रहे हैं, गलत है। स्कूल में अलग संकाय में, हमने भी क्या कहा कि किसी भी प्रॉब्लम से बच्चे सफर्ड हो, आपको सामान्य विद्यालय में रखना है, अलग विद्यालय में नहीं रखना है, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, या स्पेशल फैकल्टी क्रिएट नहीं करना है। आसपास की चित्र रूपी सामग्री, जो भी आसपास में सामग्री चित्र के रूप में है, उसको कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मौखिक स्पष्टीकरण द्वारा, अर्थात एड वर्बल एक्सप्लेनेशंस टू एनीथिंग पिक्टोरियल इन सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स में जो भी पिक्टोरियल है आप उसे रिप्रेजेंट करिए, लेकिन वर्बल वे में, अर्थात बोल करके, टू स्पीक। तो आपके आंसर हो जाएंगे ए नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जनजातीय समुदाय, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। आपको शामिल करना है एसटी ग्रुप के स्टूडेंट को। अमूमन ये समाज की मुख्य धारा से उस तरह से नहीं जुड़े हुए हैं जैसे अमूमन बाकी लोग जुड़े होते हैं। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, बिल्कुल उनके दैनिक जीवन और उनके सराउंडिंग से एग्जाम्पल को शामिल करेंगे तो बच्चे को मजा आएगा, सक्रिय हो जाएगा बच्चा, उसे लगेगा कि वास्तविकता के साथ उसका तालमेल बैठाया जा रहा है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, बिल्कुल उनका जो सोशियो कल्चर रेफरेंस है आप उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, तो बच्चे को बेहतर अनुभव होगा, वे घर के जैसा माहौल की अनुभूति करेंगे जब वे विद्यालय आएंगे। तो पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोक गीतों और गीतों को शामिल करना, यह भी कहीं न कहीं उनकी संस्कृति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्लास में या करिकुलम में शामिल करने की बात है। तो यह भी अच्छी बात है कि जो वो गीत गाते हैं, जो वो लोक गीत गाते हैं, आप फोक सॉन्ग को या उनके लिरिक को क्या करेंगे ना, शामिल करेंगे अपने करिकुलम में, तो उसे लगेगा अरे ये तो मेरे मोहल्ले में गाए जाने वाली गीत है, बात है, और उसकी चर्चा यहां होगी, तो वह उसके लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसे शामिल करना चाहिए।
उन संपत्तियों को पढ़ना या पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट जो टॉपिक है उनके लाइफ से, और वैसे कंसेप्ट को आप क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो बच्चे उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, उससे असहज महसूस करेंगे। ऐसी चीजों को शामिल करने से बचना चाहिए। आपके आंसर हो जाएंगे डी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? एक तरफ डिसेबिलिटी है और उस स्टूडेंट को कैसे हम शामिल करेंगे क्लास में, इसी का एक पेयर आपको अप्रोप्रिएट पेयर ढूंढना है। लिखा हुआ है ध्यान न्यूनता अतिसक्रियता विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, शॉर्ट में इसको ADHD कहते हैं। ADHD वाले के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि यह ज्यादा देर तक एक काम को नहीं कर सकेंगे, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। एक बात मैं अक्सर कहते रहता हूं कि बेचारे चंचल मन की दुखी प्राणी होते हैं, चंचल मन का दुखी प्राणी। ADHD वाले किसी एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। आप उसे कह दीजिए कि मार्केट जाना है, वह तैयार हो जाएगा। रास्ते में कोई कह दे मार्केट नहीं मेला जाना है, तो आधे रास्ते वो मेला जाने के लिए तैयार हो जाएगा। टीवी देखने के लिए बैठाइए, 5 मिनट टीवी देखेगा, फिर उठ करके बाहर छत पर टहलने चला जाएगा। अर्थात किसी एक जगह एक्टिव होकर के और कंसंट्रेट होकर के वह काम नहीं कर सकेगा। आप लोग भी अपना ख्याल जरूर रखिएगा कि ऐसी आदत तो आप लोग को भी नहीं है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल वगैरह देखना तुरंत शुरू कर दे, 2-2 मिनट में किसका मैसेज आया, किसको करना है नहीं करना है। तो धीरे धीरे कहीं कहीं आप, हालांकि आपको ये डिजीज नहीं है, लेकिन लक्षण कुछ मिलेंगे तो एग्जाम में तत्काल परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करवा रहा है ना, ध्यान न्यूनता अतिसक्रियता विकार, जिसको कि 5, 10, 20 मिनट बैठने की क्षमता नहीं है, आप उसको लंबी अवधि की फिल्म दिखा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा आप गलत कर रहे हैं? स्वालीनता, इंग्लिश में इसको ऑटिज्म कहते हैं, इसको जान लीजिए, ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले को 2 तरह की प्रॉब्लम होती है मुख्यतः। एक तो समाज प्लस व्यक्ति, इसके साथ वह बातचीत ठीक से नहीं कर पाता है, संचार नहीं कर पाता है। संचार मतलब बातचीत ही होगा। और दूसरी बात है कि वह एक ही तरह की घटना या शब्द या वाक्य को रिपीट करता है, दोहराता है। अर्थात उसे अपने फिक्स शेड्यूल में कोई बदलाव पसंद नहीं होता है। 2 तरह की बातें होंगी ऑटिज्म वाले को, जिन्हें ऑटिज्म या स्वालीनता होगी। एक तो वह रिलेशन को बेहतर तरीके से लेकर नहीं चल पाएगा, अपने बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपने मन की बात को शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक से बोल नहीं पाता है, भीड़ से बचने की प्रयास करता है कि हम भीड़ से कटे रहें, लोगों से इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है वह एक ही तरीके को काम को बार बार करेगा, अर्थात उसका जो शेड्यूल होता है अमल वो फिक्स हो जाता है। उसके शेड्यूल में आप छेड़छाड़ करेंगे तो काफी सेंसिटिव होता है, वह टचिंग के प्रति सेंसिटिव होता है, अर्थात उसे कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से बदलाव पसंद नहीं होता है। आइए देखते हैं विकल्प क्या बता रहा है। स्वालीनता जितना हो सके एक ही समय या एक ही सारणी या एक ही दिनचर्या में लिप्त रखें। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि बदलाव उसे पसंद ही नहीं है। पठन वैफल्य। 3 में है डिसकैलकुलिया, यहां गणन वैकल्य देना चाहिए था। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणना में परेशानी, तो जटिल गणना पर आधारित प्रश्न। देखिए पठन नहीं गणन होना चाहिए, पठन हो जाएगा तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। एक तो बच्चे को, अच्छा हम क्यों बेस बना रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश में लिखा रहता है सीटेट के एग्जाम में कि यदि किसी क्वेश्चन में परेशानी होगी
तो अंग्रेजी अनुवाद को, ये इंग्लिश में जो प्रिंटेड है उसी को हम आधार मानेंगे, तो मैं भी उसी को बेस मान रहा हूं। यदि किसी को डिस्कैलकुलिया की प्रॉब्लम है और उसको आप क्या दे रहे हैं, मुश्किल वाले गणित के सवाल दे रहे हैं, तो उससे और नहीं बनेगा, तो ये भी आपका गलत है। सही उचित पेयरिंग नहीं कर रहे हैं। वाक बाधिता, बोलने में परेशानी, स्पीच इंपेरिमेंट है, और क्या कर रहे हैं, सिर्फ मौखिक रूप से ही टेस्ट ले रहे हैं। बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है और उसका टेस्ट आप कैसे कर रहे हैं, बोल करके, वर्बल ले रहे हैं, तो ये भी क्या ऑप्शन गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑटिज्म वाला 20 का बी नंबर। जो भी हिस्सा लेंगे या जो कुछ लोग नाराज भी हैं, यदि उनके निर्णय को शामिल करते हैं तो भी बड़ी खुशी खुशी, हो सकता है शुरू में कोई परेशानी हो, बट उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, खुशी खुशी शामिल होंगे आपके इस फंक्शन में, और वही काम वो बड़ी सक्रियता के साथ करेंगे, एक्टिव होकर के करेंगे, तो आपका काम सहज, आसान और पूर्णतः सफल होगा। तो यह बात स्टूडेंट के लिहाज से भी सही है कि सक्रिय भागीदारी उसे मिल जाएगी जब बच्चों के निर्णय को आप शामिल करेंगे। दूसरा है लॉजिक, इसका तर्क है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। नहीं भाई, ये गलत है। अधिगम को आप सीधे ट्रांसफर नहीं करते हैं टीचर के मार्फत। टीचर बस एक गाइड के रूप में गाइड करते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसे अपने स्वयं के प्रयास से ही सीखता है। तो आपका तर्क गलत है, यानी आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। नए ज्ञान की संरचना करनी है, यू विल हैव टू extract new knowledge. What should be the base for that? जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है, बिल्कुल ये तो सही है। एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा, पहले देख लेता हूं, ये सही है। जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो, जो इररिलेवेंट हो, क्लियर ही नहीं हो, उसको बेस कैसे बनाएगा। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित, अज्ञात हो, स्ट्रेंज हो, अननोन हो, ये सब निगेटिव वर्ड है। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो, अर्थात बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है, जो बच्चे के समझ का स्तर है, समझ का जो स्तर है उस स्तर से ऊंचा नहीं, बहुत ऊंचा है, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा, फिर उसको बेस कैसे बनाएगा। अब आते हैं आपके जो आंसर है उसको समझते हैं कि जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। देखिए, आपको घर बनाना है, आप किसको आधार बनाते हैं, ग्राउंड को। आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, आप ग्राउंड फ्लोर को बेस बनाते हैं। आपको थर्ड फ्लोर बनाना है, आप सेकेंड फ्लोर को बेस बनाते हैं। निश्चित तौर पे आप जो कुछ कर रहे हैं, तो वहां तक जो भी आपके एसेट हैं, जो कॉग्निटिव एसेट हैं, बौद्धिक संपदा है, उसी को आप बेस बनाएंगे। तो बच्चों के साथ भी यही थ्योरी लागू होता है कि बच्चों के पास जो पूर्व जानकारी होती है, जो पहले के नॉलेज होते हैं, उसी को बेस बनाते हैं अपने नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सपोज बच्चा 5 का टेबल जानना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो आधार किसको बनाएगा, 4 के टेबल को। क्योंकि 4 का टेबल उसे अच्छे से आता है, 5 का बनाएगा। डेफिनेटली वो 8 का नहीं करेगा, क्योंकि 7 उसको पता नहीं है, तो 7 को बेस कैसे बनाएगा। वो काउंटिंग सीखनी है, उसको 21 से सीखनी है, तो 20 को बेस बनाएगा वो। आपका ऑप्शन पहला सही है कि जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है, उसी को बेस बनाएगा नए ज्ञान के निर्माण के लिए। 22 का ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बस इसको गौर करिए, नहीं कह रहा है, डिफरेंस क्या दे रहा है, सोशल डिफरेंस दे रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रेषण और अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। आप बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लोगों के साथ गतिविधि नहीं करेंगे, समाज में रहते हैं, तो सीखेंगे कैसे। तो ये महत्वपूर्ण है, सही है। आपको ढूंढना है जो सही नहीं है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में, सब कुछ दिमाग में ही कर लेंगे, तो इंप्लीमेंट कब करेंगे। हम दिमाग में सिर्फ सोचते हैं और फाइनली उसके इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक्शन मोड में आना पड़ता है, तो सब चीज दिमाग में नहीं होता है क्रियान्वित। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। बिल्कुल, आप विद्यालय जब जाते हैं तो वहां से बहुत तरह की बात को अंडरस्टैंड करके आते हैं। क्या क्या सीखते हैं आप विद्यालय से।
विद्यालय सीखते हैं डिसिप्लिन मेंशन करना, विद्यालय सीखते हैं ड्रेसिंग सेंस, विद्यालय सीखते हैं बात कैसे की जाती है, विद्यालय सीखते हैं क्लास को लीड कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। आप विद्यालय में बहुत सारे खेल गतिविधि वगैरह सब कुछ सीखते हैं, बहुत सारी बातों को आप लेकर के आते हैं, अनडाउटेबली सही है ये। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। हिंदी के शब्द लगता है माधवी वर्मा के शब्द उठा करके इन्होंने ले आया है। चलिए कोई बात नहीं, जिनका हिंदी बेहतर है, जिनकी हिंदी बेहतर है उनके लिए आसान है। सुदृढ़ मजबूत करता है, प्रबलित समझ लीजिए एक तरह से उसे और रीइंफोर्स्ड कर रहा है। सुदृढ़ यानी पहले से मजबूत तो कर ही रहा है, प्रबलित का मतलब मजबूती के सेंस में ही आएगा। परिष्कृत मतलब हो जाएगा शुद्ध कर रहा है। कब? जब स्टूडेंट एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, दे रहे हैं, अर्थात सहयोगात्मक रूप जब अपनाया जाएगा तो बच्चे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। अर्थात एक बच्चे के पास जो जानकारी होगी वे दूसरे को शेयर करेंगे और जो दूसरे बच्चों के पास नॉलेज होगी उस नॉलेज को बच्चा दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रैब करेगा, गेन करेगा। तो निश्चित तौर पे इससे उनकी जो जानकारी है बहुत मजबूत बनेगी, बेहतर होगा सब कुछ। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। आपको ढूंढना था कौन सही नहीं है, तो आपका बी नंबर सही नहीं है। 23 का आंसर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेवार है? स्टूडेंट अनसक्सेस होता है तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए? असंदर्भित पाठ्यक्रम, इररिलेवेंट करिकुलम, बिल्कुल जो चीजें जरूरी नहीं थी आपने उसे पढ़ाया, ये तो सही है। आपको ढूंढना है कि जो जिम्मेवार है, तो ये जिम्मेवार है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, आप अपने सब्जेक्ट को, करिकुलम को यदि अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी को स्थान देकर के, विविधता को जगह देकर के प्रस्तुत करते तो बेहतर है। मान लिया जाए कोई बच्चा गणित किसी एक तरीके से नहीं सीख रहा, दूसरे तरीके से बता रहे हैं, तीसरे तरीके से बता रहे हैं, चौथे तरीके से बता रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना कि आप एक फिक्स तरीके से नहीं जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सफलता नहीं, यह असफलता नहीं, बल्कि इससे तो सफलता मिल जाएगी। आपको ढूंढना है असफलता वाले कारण। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, सीसीएल बेस्ड एक्टिविटी, अर्थात बच्चा जिससे ना केवल संतुष्ट हो अपितु उसके ज्ञान का परिमार्जन भी हो, तो यह भी सही है, जिससे बच्चे ज्ञान में बेटरमेंट हो, सी नंबर सही है, अर्थात इससे सफल होगा बच्चा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसको जगह दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका आईक्यू अलग होता है, ईक्यू अलग होता है, उनके पास फैसिलिटी अलग होती है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं। हमको क्या करना है? सबको शामिल करना है, सम्मान के साथ साथ लेकर के चलना है, इससे बच्चे सफल होंगे। असफल होने के एक ही वजह थे, ठीक है, जो थे असंदर्भित पाठ्यक्रम, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 25 में आते हैं। प्रभावी अधिगम, इंपैक्टफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी कैसी होनी चाहिए? सक्रिय, बिल्कुल। विनम्र भी ठीक ठाक है, आंशिक नहीं, उसे पूर्ण रूप से आना होगा। निष्क्रिय बिल्कुल नहीं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का अधिगम प्रभावी हो, बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीखे, पूरा इंपैक्टफुल हो, पॉजिटिव हो और रियल लाइफ के साथ उसे इजीली कनेक्ट कर सके, अपने वर्क में उसको कंडक्ट कर सके, तो बच्चे को क्या करना होगा? एक्टिव मोड में रहना होगा, उसकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन, सक्रियता के साथ शामिल करनी होगी। 25 का ए नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, अधिसंज्ञानात्मक कौशल यानी मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन, इसको हिंदी में कहते हैं परासंज्ञान या अधिसंज्ञान। इसमें होता क्या है? इसमें चिंतन का चिंतन किया जाता है, चिंतन का चिंतन। अब ये चिंतन का चिंतन क्या है? ऑप्शन बाद में देखते हैं। कि सपोज आपको यहां से जाना है दिल्ली और आप सोच रहे हैं कि मैं फ्लाइट ले लूं या एसी से, ट्रेन के एसी से जाऊं,
तो आपने सोचा एक तरीका यहां से दिल्ली जाने का। अब दोबारा आप सोच रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया मुझे फ्लाइट से जाना है, तो वह डिसीजन कितना अप्रोप्रिएट है, कितना बेनिफिशियरी है। अर्थात जो आप डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के बारे में जब आप सोचना दोबारा से शुरू करते हैं, इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं। और ये कॉग्निशन से ऊपर की बात होती है। कॉग्निशन एक सामान्य बौद्धिकता के बारे में बात करता है, जबकि मेटा कॉग्निशन जो है वो आपके संज्ञान से भी बेहतर चीजें होती हैं। तो अब ऑप्शन पे आइए कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, बिल्कुल सही है। आपके थॉट को, आपके लर्निंग को रेगुलेट करेगा, बतलाएगा कि क्या तरीका उचित है, क्या तरीका उचित नहीं है। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करता। मैंने अभी कहा भाई बहुत प्रभावित करता है। केवल विषय वस्तु के रटने पर, इसमें रटने की बात आती ही नहीं है। संज्ञान से रिलेटेड है, समझ से, कंसेप्ट से, संप्रत्यय से संबंधित है। ये विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाता है, नहीं, संज्ञानात्मक विकास के तेजी को दर्शाता है, देरी को नहीं। 26 का ए आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। त्रुटियों के बारे में दो चीज को जान लीजिए, बार बार पूछता है। एक तो त्रुटि, ठीक है, यानी एरर। एक तो एरर के बारे में, और दूसरा एक वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड है दोनों, मिसकंसेप्शन, यानी गलती। और एक त्रुटि है, एक तो एरर है और एक भ्रांति है। हिंदी में भ्रांति कहते हैं संभवतया इसको। एरर और मिसकंसेप्शन दोनों आपके अधिगम का हिस्सा है और निराधार नहीं होता है, बल्कि सीखने सिखाने प्रक्रिया के दौरान ऐसी बातें होते रहेंगी। और बच्चे के आसपास का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है उसे वह सीखा हुआ होता है, तो इसे इग्नोर नहीं करेंगे, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों को कोई भूमिका नहीं, अभी मैंने कहा हिस्सा होता है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना, ना इनाम दो ना सजा दो, बल्कि कोशिश करिए आप जानने की कि बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं, तब तो हम रिमेडियल टीचिंग कर सकेंगे। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। कि बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं, हम डिस्कशन करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे और वजह जानेंगे। बच्चे 4 दूना 8 ना लिख करके वह 12 क्यों लिखा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके स्कीमा में ऐसी कौन सी सोच आ रही थी। निश्चित तौर पे हम उसके चिंतन का चिंतन करवा देंगे, उसे मेटाकॉग्निशन करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम मीनिंगफुल अधिगम में उसे हम चेंज कर देंगे। सही है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, ये बात गलत है। हम उसे गाइड करेंगे तो बच्चा रुकेगा अपनी गलती जहां कर रहा है और सोचेगा कि वह गलती क्यों कर रहा है, कहां ऐसी मिस्टेक्स हो रही है और क्यों मिस्टेक हो रही है। ये आपका गलत है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 27 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण। पहले समझ लीजिए कि सूचना प्रसंस्करण क्या होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रसंस्करण, सूचना को और अधिक प्रभावी व बेहतर तरीके से प्रयोग में लाना। अर्थात आपको कोई सूचना मिली है, उस सूचना को आप और बेहतर तरीके से, अपने तरीके से जब किसी अधिगम में प्रयोग करते हैं तो इसी को कहते हैं सूचना प्रसंस्करण। अब आपके प्रश्न को देखा जाए, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक, संवेग सकारात्मक तो प्रभाव नकारात्मक, गलत होगा।
नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी गलत है। अब आते हैं, डील कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन से चारों हो जाएगा। कहता है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण, अर्थात आप जो सीख रहे हैं वो अधिगम हुआ, और सीखने के दौरान जो भी सूचनाएं आपको मिल रही हैं वह संवेग से काफी हद तक प्रभावित होती है। बिल्कुल, इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि यदि हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और हमें पता चले कि हमारे घर में कोई अचानक से बीमार पड़ गया है, तो निश्चित तौर पे यह हमारे अधिगम को प्रभावित कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा संवेग हमारे घर से जुड़ा हुआ है और हमारा मन मस्तिष्क उसी तरह से क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे यदि संवेग बेहतर हो तो हमें बेहतर रिजल्ट देगा, संवेग निगेटिव हो तो हमारे लर्निंग को निगेटिव में यह प्रभावित करेगा। तो सूचना और संवेग दोनों ही, यह अधिगम और सूचना दोनों ही हमारे संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग बढ़िया हो, इमोशंस बेहतर हो तो अधिगम करने में अच्छा लगता है, और हमारे इमोशंस निगेटिव हो, हम परेशान हो किसी काम से, किसी वजह से, तो अधिगम हम कर ही नहीं सकते हैं। इंफॉर्मेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। आपका ऑप्शन ए सही है। बाकी क्यों सही नहीं है? इसमें कह रहा है कोई रिलेशन ही नहीं, बिल्कुल रिलेशन है। अभी मैंने कहा सकारात्मक संवेग होगा तो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर ही नहीं सकता है, और नकारात्मक संवेग रहेगा तो कभी भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए आपका आंसर ए होगा 28 का। आते क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। याद रखिएगा, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। वह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बिल्कुल सही। परिहार उन्मुख महारत हासिल, गलत है। प्रदर्शन की दिशा, गलत है। परिहार उन्मुख, गलत है। समझिए, परिहार का मतलब होता है अपने अंदर के दोष को दूर करने की कोशिश, दूर करने की कोशिश को परिहार कहते हैं। इंग्लिश देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स या अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल। बच्चा क्यों पढ़ रहा है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। उसे किसी कंसेप्ट में परेशानी है और कंसेप्ट को वह लाजवाब बेहतर करना चाह रहा है या चाह रही है, इसके लिए वह ढेर सारी या दूसरी तीसरी किताबें को पढ़ रही है। तो यह जो मोटिवेशन है ना, ये इंटरनल मोटिवेशन है, किसी और वजह से नहीं है। तो क्यों पढ़ रही है? उसका टारगेट क्या है? वह एक्सपर्ट बनना चाह रही है, मास्टर बनना चाह रही है, महारत हासिल करने की दिशा में टारगेट है। उसी टारगेट के हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कर रही है। यहां है परिहार उन्मुख महारत। महारत हासिल करना चाह, लेकिन कितनी महारत? सिर्फ उसमें जो दोष है, जितनी उसमें कमी है, उस कमी को बस दूर कर ले, इतनी ही महारत उससे हासिल करनी है। जबकि वहां जिज्ञासा को संतुष्ट करना है, इसके लिए निश्चित तौर पर इससे बड़ा होगा ए। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ऐसी कोई बात मेंशन ही नहीं है कि वो परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाह रही, इसलिए ऐसी कर रही है। परिहार उन्मुख प्रदर्शन, प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अपने दोष को दूर कर रही है, इसलिए पढ़ रही है। ऐसी बात की भी चर्चा यहां नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप 2020 का केंद्र बिंदु, सेंटर, फोकस क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, सब कठोर हो जाए, बिल्कुल लचीला कह रहा है ये। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, बिल्कुल। परीक्षा की ओर, एग्जाम सेंटर और उसी के लिए सीखना, नहीं। आकलन के योगात्मक तरीके, योगात्मक किसने वकालत नहीं करी है? उसने वकालत करी है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट की चर्चा करी है, अर्थात हमें अधिगम के लिए सीखना है, बीच बीच में हमारा परीक्षण होते रहना चाहिए, और तब होना जब अधिगम हम कर रहे हो। तो बहुविषयकता, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, अर्थात हमें केवल एक विषय वस्तु को लेकर के नहीं चलना है, हमें मैथ भी सीखना है, हमें भाषा लैंग्वेज भी सीखनी है, हमें समय के साथ, क्लास के साथ ईवीएस भी सीखनी है,
अर्थात सारे विषयों का इंटीग्रेटेड नॉलेज होना चाहिए, और वो भी इस तरह का नॉलेज जिस नॉलेज का उपयोग हम अपने रियल लाइफ से कर सकें, रियल लाइफ में यूज कर सकें, और जो हम कुछ क्लास में सीखते हैं उसको कनेक्ट कर सके अपने वास्तविक जीवन से। तो निश्चित तौर पे नेट का जो टारगेट है वह है सारे विषयों के बारे में जानकारी और सबको साथ साथ लेकर के चलने की बात। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। आज हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के सेगमेंट को। तो अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट सेगमेंट को देखेंगे, जो भी अगला इसका सेशन होगा सीडीपी का। बाकी विषयों को भी हम लेकर के चलेंगे, लेकिन अभी आपको यदि तुरंत आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मेंशन करें कि आपको किस सब्जेक्ट का डिस्कशन चाहिए। हम उस सब्जेक्ट का डिस्कशन आपको यथाशीघ्र अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।